अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री। बच्चों क्लासेस चल रही है, दबा के चल रही है, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को आपको डोर स्टेप पे मिल रही है। सिर्फ आप लोगों ने ये काम करना है कि पढ़ते रहें, टाइम निकालें स्टडी करने के लिए, दूसरे काम भी करें, लेकिन जितना भी टाइम मिले आप स्टडी कीजिए, आप वीडियोस को देखें और इसके साथ साथ जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उन सबको राइट डाउन करें और साथ में कोशिश करें कि आप जितना हद तक आप उसको जो है ना वो पॉज कर करके देखें, समझें उसको, तो इससे आपके काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 9th लेवल का आज लेक्चर नंबर 2। बच्चों बायोलॉजी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का जो है वो डेरिवेशन कैसे हुआ और बायोलॉजी की डेफिनेशन कैसी है, बायोलॉजी क्या है, किस कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने क्लियर की, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम वगैरह वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज आगे हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक है इसमें हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बातें करनी है। ठीक है बच्चों, तो एक यहाँ पर छोटा सा एक मैं जो है वो क्लियर कर दूं, आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर जो है वो डिवीजन की बात करें, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो जो है ना बायोलॉजी को हमने 3 मेन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है बेटा, 3 मेन डिवीजन के अंदर जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक डिवीजन है इसका बॉटनी, ठीक है बेटा, एक डिवीजन है इसका जूलॉजी और एक डिवीजन इसका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये मेन डिवीजन है। यानी बॉटनी में हम क्या करेंगे, रिलेटेड टू द प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी पता है आपको क्या है, व्हाट इज द बॉटनी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज जूलॉजी? द स्टडी ऑफ एनिमल्स, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और सारी चीजें एनिमल्स से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस वगैरह वगैरह। और माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आते, क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले 3 डिवीजन बना लेते हैं। ठीक है, बॉटनी में क्या होगा बच्चों, बॉटनी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछे व्हाट इज बॉटनी, आपने क्या बोलना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, या जितने भी एनिमल्स हैं हम जितने भी प्लांट्स हैं हम उसको बॉटनी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जूलॉजी क्या है, हमने इसको बोल दिया भाई, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी को हमने कह दिया जो है वो जूलॉजी, क्योंकि जू का मतलब एनिमल्स होता है। माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या किया, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार चीजें हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आती, बहुत माइन्यूट होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना पड़ता है ताकि हम उनको देख सकें, हम उनके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह का बता सकें, हम उनकी मॉर्फोलॉजी को देख सकें, डायसेक्शन वगैरह करने के जो है ना उसके बाद हम उसके एनाटॉमी वगैरह उसको हम डिस्कस कर सकें। तो सब पॉसिबल तब होता है जब हमारे पास माइक्रोस्कोप होगी, आंखों से हमें नजर नहीं आती। ठीक है बच्चों, 3 डिवीजन बना लो बायोलॉजी के, 3 डिवीजन बना लो, ब्रांचेस समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 डिवीजन बायोलॉजी के बना लिए बेटा, एक डिवीजन बना लिया बॉटनी, जितनी भी ब्रांचेस याद रखना। अब डिवीजन के बाद हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस होंगी रिलेटेड टू द प्लांट्स, वो सब कौन से डिवीजन से बिलोंग करेंगी, बॉटनी से बिलोंग करेंगी। ठीक है, जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस होंगी रिलेटेड टू द एनिमल्स, वो सब किससे डिस्कस करेंगी, किसमें आ जाएंगी, जूलॉजी के सर्किल में आ जाएगी। और जितनी भी हमारे पास ऐसी ब्रांच होंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी पर जो है वो डिस्कस करेंगी, उसके अंदर हम किस ब्रांच में लेकर आएंगे उसको, किस डिवीजन में हम लेकर आएंगे उसको, माइक्रोबायोलॉजी में लेकर आएंगे। चलें कुछ एग्जांपल करते हैं इजी। सपोज करो हमारे पास बॉटनी से रिलेटेड, जैसे हमने बोल दिया कि भाई ब्रायोलॉजी। ठीक है बेटा, ब्रायोलॉजी क्या होता है, ये एक बॉटनी की ब्रांच आ जाती है ब्रायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट्स होते हैं
तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग जैसे मॉसिस वगैरह इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, इसको हम नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स जाइलम फ्लोएम के बंडल्स इनके अंदर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं ब्रायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है बच्चा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जैसे मॉसिस वगैरह। तो ये नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं बेटा, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम के बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। तो बेटा ब्रायोलॉजी किसके सर्किल में आ गई? हमने इसको किस डिवीजन में रखना है? हमने इसको रखना है बॉटनी के डिवीजन में, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रायोलॉजी के बाद हमारे पास बहुत सारी है, हम लोगों ने कुछ सिलेक्टिव जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास आ गया पैलिनोलॉजी। अब जो पैलिनोलॉजी हमारे पास है, इस पैलिनोलॉजी के अंदर हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? इसमें हम पोलन ग्रेन्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। पोलन ग्रेन्स, स्पोर्स वगैरह, इसको हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में। तो पैलिनोलॉजी जो है वो भी किसकी डिवीजन में आ जाएगी? बॉटनी की डिवीजन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एग्रोनॉमी आ जाएगी। एग्रोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल स्टडी होती है प्लांट्स और इसके जो है ना जितने भी सीड्स की वैरायटी वगैरह, एग्रीकल्चरल जो है ना स्टडी से रिलेटेड जो भी हमारे पास होता है उसको हम एग्रोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो एग्रोनॉमी भी किसमें आ जाएगी? बॉटनी के अंदर आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारे पास और भी, जैसा कि पैलियोबॉटनी, ठीक है बच्चों। पैलियोबॉटनी का मतलब क्या होता है? पैलियोबॉटनी में हम डिस्कस करते हैं फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है बेटा। पैलियोबॉटनी के अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं? प्लांट्स के फॉसिल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। तो पैलियोबॉटनी भी किसके जो है डिवीजन में आ गया? इसमें बॉटनी के डिवीजन में आ गया, प्लांट्स से रिलेटेड आ गया, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर आ गया, बॉटनी के अंदर आ गया। बच्चों याद रखिएगा, बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं और प्लांट्स जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पैलियोबॉटनी भी बॉटनी के अंदर आ गया। ब्रायोलॉजी, पैलिनोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारी है, मैंने यहाँ पर कुछ आपको समझा दिया कि बॉटनी एक डिवीजन था। बॉटनी के अंदर जितने भी प्लांट से रिलेटेड ब्रांचेज आएंगे वो सब बॉटनी में आती जाएंगी, वो बॉटनी उसका जो है मेन डिवीजन होगा। अच्छा, जूलॉजी से रिलेटेड क्या है? जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें एनिमल्स की स्टडी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स जो है वो जूलॉजी में आते हैं। तो अब एनिमल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज आएंगी वो सब की सब किसी डिवीजन से बिलोंग करेंगी। वो बच्चों बिलोंग करेंगे कौन से डिवीजन से? जूलॉजी के डिवीजन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, इसकी जूलॉजी से रिलेटेड ब्रांचेस कुछ लिख देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास आ गया एनिमल्स की पैलियोजूलॉजी आ गया, पैलियोजूलॉजी आ गया। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारे पास पैलियोजूलॉजी के बाद हमारे पास आ गया ऑर्निथोलॉजी। ये कुछ इजी, ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल लिखा रहा हूं आपको। पैलियोजूलॉजी, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास आ गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आ गया, ठीक है। और वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन फिलहाल मैं दो तीन आपको करवा देता हूं। तो जिस तरह ये ब्रांचेज जो हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? जूलॉजी से। एनिमल्स एनाटॉमी आ गया, एनिमल्स एनाटॉमी के अंदर क्या आ गया? एनिमल्स की एनाटॉमी के जो है हवाले से वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज जिसमें हम लोग एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। इवन के इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में अब जो भी ब्रांचेज वगैरह होंगी वो सब कौन सी जो है वो जूलॉजी में डिस्कस की जाएंगी। जैसे मैमोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ मैमल्स वगैरह, वो सब के सब कौन सी डिवीजन से बिलोंग करेंगी? जूलॉजी के डिवीजन से बिलोंग करेंगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सब वो ब्रांचेज, माइक्रोबायोलॉजी में सब वो ब्रांचेज जिसमें माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं हम लोग, वो सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसकी स्टडी में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डिवीजन में आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी को जैसे फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसका मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा
इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास आ गया बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी बच्चों क्या है, इसमें हम लोग किसको देखते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया आपको अपनी आंखों से नजर तो आता नहीं, जितना मर्जी आंखों का ढक्कन खोलेंगे आपको कौन सा नजर आएगा बैक्टीरिया। आपको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो बैक्टीरियोलॉजी भी जो ब्रांच है वो कौन से डिवीजन में आएगी, जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में आएगी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी के बाद हमारे पास एक वायरोलॉजी होती है। वायरोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे खतरनाक चीज जिसको हम कहते हैं वायरस, उसकी स्टडी को हम कह देते हैं वायरोलॉजी। अच्छा, पैरासाइट्स, पैरासाइटिक स्टडी, जैसे पैरासाइट्स हमारे पास हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पैरासाइट्स की जो स्टडी होती है उसको भी हम जो है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स यानी जो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह, कुछ और भी पैरासाइट्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कुछ बीमारियां वगैरह पैदा करते हैं वगैरह वगैरह। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग पैरासाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेते हैं। वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस को डिस्कस कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये ब्रांचेस किस में आ जाती हैं, कौन से डिवीजन में आ जाती हैं, माइक्रोबायोलॉजी। बड़ा डिवीजन कंप्लीट हो गया। कौन कौन से, बॉटनी जिसमें हमने प्लांट्स को रखा हुआ है डिवीजन, सेकंड जूलॉजी जिसमें हमने एनिमल्स को रखा हुआ है, तीसरा डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने किसको रखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है। तो ये सारे 3 डिवीजन जो है इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। वो ब्रांचेस इसमें बिलोंग करती हैं रिलेटेड टू द प्लांट्स, तो उसको हम बॉटनी में रखेंगे, रिलेटेड टू द एनिमल्स जूलॉजी में आ जाएगा, और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा और भी जो भी रिलेटेड टू फंजाई, अलजी वगैरह वो भी जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो बॉटनी में आ जाएगा, जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह उसको हम जूलॉजी में भी डिस्कस करते हैं, और प्रोटोजोन्स को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे आगे ब्रांचेस के हवाले से मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है बेटा। इसको पॉज करके अच्छी तरीके से लिख लें, शाबाश। पॉज करें, पॉज करके अच्छे तरीके से लिखें, इसको राइट डाउन करें ईच एंड एवरीथिंग जो जो व्हाइट बोर्ड पे मेंशन हो चुका है आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसको पॉज करके बेटा, पॉज करके इसको अच्छी तरीके से लिख लें, शाबाश। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हमने ब्रांचेस पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है रिलेटेड टू आवर सिलेबस है, उसको हमने डिस्कस करना है। ब्रांचेस बहुत है बेटा, कुछ थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी के ब्रांचेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन हम लोगों ने सिलेबस के हवाले से डिस्कस करना है, बाकी अगली क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, डिवीजन के बाद हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की आप लोग हेडिंग लगाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर बेटा हमारे पास, जैसे सपोज करो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी से, ठीक है। मार्फोलॉजी का मतलब यह है कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर पेपर में कहीं एग्जाम के अंदर सवाल आता है व्हाट इज मार्फोलॉजी, आपने क्या बोलना है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा बेटा, एक्सटर्नल पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स के हम क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, हमें उसकी फॉर्म, अपीयरेंस के बारे में हमें पता चले कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, दिखने में कोई चीज कैसी है, कोई चीज दिखने में कैसी है, आए कि राउंडेड है, जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबी तरह की बॉडी है, या जो है वो सर्कुलर है, किस तरह की शेप है उसकी। तो हमें शेप जो है वो शेप समझ लें आप, शेप, फॉर्म, ठीक है, अपीयरेंस वगैरह वगैरह, ये देखना हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हमने उसकी मार्फोलॉजी स्टडी की हुई हो किसी भी एनिमल या प्लांट की, जो हमें उसकी जो है वो शक्ल सूरत, उसकी जो फॉर्म में शेप या अपीयरेंस है, वो हमारे लिए जो है वो उसको समझना, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। तो मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर बेटा। सेकंड हमारे पास आता है एनाटॉमी। बेटा एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम इसमें जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, तो इसमें हम किसको देखेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या हम ये भी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो बच्चों देखो, अब सपोज करो बाहर से हमें पता चल गया कि बाहर से शक्ल सूरत किसी एनिमल या प्लांट की कैसी है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि अंदर से उसके और जो है ना अंदर से उसके ऑर्गन्स जो है वो कैसे जो है वो रखे हुए हैं, यानी किस तरह अटैच है अंदर ऑर्गन। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग फ्रॉग को देख लें, ठीक है, मेंढक के बाद उसका डाइसेक्शन हमने किया, तो जब हमने उसका डाइसेक्शन किया, उसको खोला, ओपन किया, तो अंदर से हमें पता चला कि उसका हार्ट यहाँ पर है, जो है वो स्टमक यहाँ पर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर है, पेनक्रियाज कहाँ पर है, जिगर, लबलबा वगैरह वगैरह, कैसे अंदर उसका इंटरनल निजाम कैसा है, इंटरनल सिस्टम कैसा है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे कैसे अरेंज है बेटा, ये हमें तब पता चला जब हमने उसको खोला। तो जब हम डाइसेक्शन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसके ऑर्गन्स हैं, देखो बेटा ऑर्गन्स जो मल्टी सेलुलर है, तो ऑर्गन्स तो है ना, तो ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह अरेंज हैं इनसाइड देयर बॉडीज, तो उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय डाइसेक्शन, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाइसेक्शन किया तो हमें पता चला कि ओपन करने से हमें पता चला कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे ऑर्गन्स जो है वो अरेंज है, कहां पर कौन कौन सा ऑर्गन्स पाया जाता है, तो उसकी बेस पर हमें काफी फर्क जो है वो नजर आ जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है बेटा? अच्छा, इस तरह हमारे पास आगे आ जाएगा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के वर्ड से शो हो रहा है बेटा, सेल बायोलॉजी कहीं ना कहीं किसकी स्टडी है भाई? डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली किसकी स्टडी है? सेल की स्टडी है, राइट? स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? क्या बोलोगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, लाइक न्यूक्लियस, लाइक सेल वॉल, लाइक सेल मेम्ब्रेन, लाइक राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। तो बेटा सेल बायोलॉजी का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बोलते हैं साइटोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है, साइटोलॉजी भी हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बाद में आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कैसी ब्रांच है बेटा बायोलॉजी की? ये डील्स करती है किसके साथ? टिश्यूज के साथ, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है बेटा? टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं, टिश्यूज बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस लाजमी हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। ठीक है, टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टिश्यूज क्या करती हैं, लाइक प्लांट्स की अगर हम बात करें, एपिडर्मल टिश्यूज क्या हैं, ठीक है बेटा, ग्राउंड टिश्यूज क्या होती हैं, कंडक्टिंग वेस्क्यूलर टिश्यूज क्या होती हैं, जाइलम, फ्लोएम वगैरह वगैरह। तो इस तरह एनिमल्स के अंदर जो है वो हमारे पास आ गया मस्कुलर टिश्यूज क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होती हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती हैं वगैरह वगैरह। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम टिश्यूज की सीरीज जो है पढ़ेंगे हम लोग। टिश्यूज के अंदर जो है उसके पार्ट्स वगैरह और एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यूज की स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम लोग डीप 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 स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? तो फिलहाल आज हमने ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन करना है। तो हिस्टोलॉजी क्या है बेटा? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है बच्चों? अच्छा, हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो क्या है? इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं आप, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कह सकते हैं, कि कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है, कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है, तो उसके जो फंक्शंस होते हैं हम लोग किसके अंदर डिस्कस करते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? तो फिजियोलॉजी क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। या यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं, पार्ट्स की जगह हम लोग बच्चों ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं। क्लियर करना, ठीक है? पार्ट्स की जगह हम लोग ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं। द स्टडी ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी के बाद हमारे पास आता है जो है हमारे पास इसके बाद आता है इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम भी होता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं इसको, माहौल से रिलेटेड। तो यहां पर बेटा एक चीज ध्यान में रखना है आपने बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, आपको याद रखना उसका माहौल के साथ गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि माहौल के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। माहौल के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं जानदार कंपोनेंट्स, एक होते हैं बेजान कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक दोनों से पड़ता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी पड़ता है, जैसे सपोज करो पानी से ताल्लुक हमारा हवा से ताल्लुक,
ठीक है, मट्टी से ताल्लुक वगैरह वगैरह, जो है वो फायर वगैरह से ताल्लुक। नंबर 2 हमारे पास होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जानदार, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, जो है ना वो डिकम्पोजर्स, जिसके अंदर हमारे पास प्लांट्स आ गए, हमारे पास जो है वो उसमें और भी जो है ना बैक्टीरिया, फंजाई, फिर कंज्यूमर्स वगैरह, उसमें इंसान, जानवर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जानदार कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एक जानदार चीज का ताल्लुक बायोटिक कंपोनेंट से भी पड़ता है, ए बायोटिक कंपोनेंट से भी पड़ता है, तो इसको मिलाकर हम लोग बोल देते हैं इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यानी इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो अपने माहौल से क्या रिलेशनशिप है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे जानदारों से क्या रिलेशनशिप है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उनको क्या 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 जरूरत पड़ती है किसी माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, फिट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है उसमें कम्युनिटीज की टाइप्स कितनी होती हैं, और कम्युनिटीज क्या होती हैं, इकोसिस्टम क्या होते हैं वगैरह वगैरह, डीप स्टडी होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसको थोड़ा सा डिफाइन हम ऐसे करेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप आप बोल दें, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with other living organism and with environment। ठीक है, जानदारों का दूसरे जानदारों से ताल्लुक और जानदारों का अपने माहौल से ताल्लुक। तो बहुत बड़ी स्टडी है इसकी, कोई ये मामूली बात नहीं है कि जो है ना सिर्फ ताल्लुक हो गया। काफी सारे इंटरेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कौन सी जानदार चीज कैसे इंटरेक्ट कर रही है माहौल के अंदर, कैसे वो उसको फायदे दे रही है, कैसे नुकसान दे रही है, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने माहौल में एडजस्ट करता है और वो एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता, जब वो एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता वो क्या करता है, जब वो एडजस्ट कर लेता है तो उसको कौन कौन सी बेनिफिशियस मिलती है वगैरह वगैरह। तो इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, पॉज करके जल्दी से लिखें, शाबाश, इसको पॉज करें और पॉज करके जल्दी से लिखें इसको। ब्रांचेस की हेडिंग लगाते जाएं, छोटी सी डेफिनेशन लिखा रहा हूं साथ साथ वो लिखते जाएं, जो कुछ समझा रहा हूं वो भी आप राइट डाउन करें। इनसे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी लगेंगे और डिफाइन करना बहुत इजी लगेगा आपको ब्रांचेस को। अच्छा बच्चों, आगे आप लोग हेडिंग लगाएं। हमारे पास होता है पैलेंटोलॉजी। ठीक है बेटा, पैलेंटोलॉजी की हेडिंग लगाइएगा। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बहुत एंशियंट थे, कदीम थे, पुराने थे, उनके फॉसिल्स अगर हमें जमीन की खुदाई करने के बाद मिल जाते हैं, जिसमें बोन्स आ गया हमारे पास, और भी काफी चीजें जो हमें मिल सकती हैं, जिसकी स्टडी करके हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने में कैसे थे, इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था, इनका साइज कैसा होता था, इनकी लेंथ, विड्थ वगैरह वो कितनी होती थी, और हाउ मतलब उनको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उनकी शेप ऐसी होती थी, उनकी मार्फोलॉजी कैसी होती थी वगैरह वगैरह। सारी पॉसिबिलिटीज हमें तब मिलती हैं जब हम उनके फॉसिल्स को अच्छी तरीके से स्टडी करें। ठीक है बेटा, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, एंशियंट रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनसे हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रेस कर सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको लिखा रहा हूँ, व्हाट आर फॉसिल्स, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, रिमेन्स ऑफ या एंशियंट रिमेन्स या रिमेन्स ऑफ एंशियंट animals and plants, ancient animals and plants which are used to trace plants and animals, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जिसके फॉसिल्स हैं उनके बारे में पता लगाना कि वो कैसे नजर आते थे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती थी। ठीक है,
उनकी फॉर्म, शक्ल, सूरत वगैरह उनके बारे में। जैसे हमें पता चल गया कि बर्ड्स जो है, पुराने बर्ड्स ऐसे होते थे, पुराने रेप्टाइल्स ऐसे होते थे, डायनासोर ऐसे होते थे। तो इनके हमें पता चला, कैसे पता चला? उनके फोसिल से पता चला। ठीक है बेटा, काफी मिलियन साल पहले वो पाए जाते थे। तो वो आज के दौर में हमें कैसे पता चला कि वो किस तरह के होते थे, कैसे उनका जो है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमें पता चला, उनका स्केलेटन वगैरह हमने ड्रा किया। और बुक्स वगैरह के अंदर फिर वो हम लोग जो है ना, बुक्स वगैरह के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो सब तब पॉसिबल हुआ जब उसके फॉसिल्स की हमने स्टडी की। तो फॉसिल्स की स्टडी हम लोग कौन सी ब्रांच में करते हैं बेटा? पैलेंटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर ये पैलेंटोलॉजी को हमने दो सब ब्रांचेस में हमने रखा हुआ है। कौन कौन सी में? एक हम कहते हैं पैलियो बॉटनी। ठीक है बेटा, नाम से शो हो रहा है। इसमें हम किसको देखेंगे? फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स को देखेंगे। नंबर 2 हमारे पास होता है पैलियोजूलॉजी। स्टडी का लेवल आसान करने के लिए इसको 2 ब्रांचेस में रख दिया गया है, पैलियोंटोलॉजी को पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। आगे आप लोग हेडिंग लगाएं। आगे हमारे पास होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसका एक और नाम भी होता है एम्ब्रियोलॉजी। देखो बच्चों, एक चीज को समझिएगा कि लाइफ जो है ना, लाइफ वो स्टार्ट होती है सिंगल सेल से। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। ठीक है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ये जाइगोट कैसे आया आपको पता होना चाहिए। जैसे एनिमल की बात करें तो स्पर्म होता है और एग होता है। स्पर्म और एग की यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब बच्चों फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की, तो क्या डेवलप होता है? जाइगोट डेवलप होता है। ठीक है बेटा, जाइगोट फर्स्ट फॉर्म होती है लाइफ की। जाइगोट से आगे सारी कहानियां स्टार्ट होती हैं। तो जाइगोट एक सेल होता है। ठीक है, एक सेल होता है जिससे आगे फिर वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। अब ये जो जाइगोट है, आपको पता होना चाहिए, अगर ये जाइगोट पूरे उसके जो है ना वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जाइगोट अगर सिर्फ एक सेल ही रहेगा, तो उसका मतलब होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स कैसे जनरेट हुए, राइट? अगर वो जाइगोट सारे डेवलपमेंटल चेंजेस के अंदर पूरे उसके टाइम पीरियड के अंदर, उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम पीरियड था, अगर वो एक सेल ही रहेगा, तो मुझे आप बताएं कि मल्टी सेलुलर एनिमल कैसे बना? जैसे इंसान के एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टी सेलुलर। तो कैसे इंसान मल्टी सेलुलर होकर पैदा होता है? अगर उसका जाइगोट माँ के पेट के अंदर, जब उसका जाइगोट डेवलप हो रहा था, आगे ग्रोथ हुई, तो वो सारे जो है ना 9 मंथ्स के सर्किल में अगर वो सिर्फ एक सेल ही रहा, तो मुझे आप बताएं कि वो कैसे कोई चेंज नहीं हुआ, और कैसे अगर वो एक सेल ही रहेगा तो कैसे मल्टी सेलुलर इंसान जो है वो प्रोड्यूस होगा? ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जाइगोट आगे फर्दर चेंज होता है, यहाँ पर मजीद चेंजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब चेंजेस आते हैं तो जाइगोट डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, डिवाइड होते होते फिर आगे मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो किस तरीके से क्लीवेज होता है, फिर मोर्यूला, फिर ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रूला, इस तरह करते करते स्टेजेस चलते जाते हैं, और वो जाइगोट से मल्टी सेलुलर बॉडी, फिर ऑर्गन निकलते रहते हैं, टिश्यूज बनी, पहले सेल फिर टिश्यूज फिर ऑर्गन्स, इस तरह फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है और वो उसकी पैदाइश हो जाती है। ठीक है, तो जाइगोट से लेके यहाँ तक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जाइगोट से लेकर बच्चों कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक जो प्रोसेस माँ के पेट के अंदर होते रहते हैं, बर्थ से पहले पहले पैदाइश तक जो भी प्रोसेस माँ के पेट के अंदर होते रहते हैं, उन सब प्रोसेस की हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो के बाद अगला स्टेप हमारे पास आता है फीटस। ठीक, और फिर फीटस जो है वो बड़ा होता रहता है, और वो जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो पैदाइश हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो फिर फीटस, यानी जाइगोट से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक जितने भी चेंजेस आए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, राइट? कैसे कैसे जाइगोट ने डिवाइड होना है, उसकी डिवीजन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, कितना टाइम के बाद डिवीजन होता है जाइगोट का, कितना टाइम के बाद कौन कौन सा ऑर्गन बनता है वगैरह वगैरह, कैसे क्या क्या उसमें चेंजेस जो है ना वो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हमें मिलते हैं, सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसको बेटा लिखते हैं साथ साथ, शाबाश।
सारी ब्रांचेस की हेडिंग लगाते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? पॉज करके लिखें। पॉज करके लिखा करें बेटा, समझा करें, और फिर बाद में आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ा करें। इसमें से मुख्तलिफ एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, साथ साथ उसको सॉल्व करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी। ठीक है, अगर स्टडी नहीं की होगी फिर यहाँ पर मैं ही एमसीक्यूज लिखता जाऊंगा, मैं ही सॉल्व करता जाऊंगा, ऐसे ही। ठीक है बच्चों, आगे चलें अभी। तो अगली हेडिंग आप लोग लगाई है टैक्सोनॉमी की। ठीक है बेटा, अब टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के दो चीजें, एक तो उनकी क्लासिफिकेशन, मतलब उनको कैसे कैसे हम लोग दर्जाबंदी करें, कैसे कैसे ग्रुप्स के अंदर रखें, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, तो उसके लिए हमारे पास कैसे किसी को आइडेंटिफाई करना इजी था अगर हम लोगों ने किसी की ग्रुपिंग ना की होती। तो ग्रुपिंग में कैसे रखें, कौन कौन से ग्रुप्स कैसे कैसे जनरेट होते हैं, हम लोगों ने किस किस तरीके से किस किस बेसिस पर जानदार चीजों को क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है? किसी भी जानदार चीज को उसका साइंटिफिक नाम देना बच्चों। किसी भी जानदार चीज को, क्या बोला मैंने, किसी भी जानदार चीज को उसका साइंटिफिक नाम देना। ठीक है बच्चों, एक तो होता है लोकल नेम होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर हमने बोल दिया कि जो है वो मेन जो है वो इंसान का लोकल नेम हो गया, राइट। लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, राइट। मेंढक का लोकल नेम हमने बोल दिया फ्रॉग, साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। तो कैसे हम लोग किसी का साइंटिफिक नाम रखते हैं? जूलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम, अगर वो प्लांट है तो बॉटनिकल नेम भी होगा उसका। बायोलॉजिकल नेम सेम चीज होती है, या साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नाम बोल दो, बॉटनिकल नाम बोल दो इन केस ऑफ प्लांट, या बायोलॉजिकल नाम बोल दो। इसी तरह जूलॉजिकल नाम भी कह सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल। तो क्या क्या रूल्स हैं, हम कैसे उसका जो है वो कर सकते हैं, साइंटिफिक नाम दे सकते हैं वगैरह वगैरह, और क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके क्या क्या रूल्स हैं, ये सब हम लोगों को टैक्सोनॉमी से पता चलते हैं। ठीक है बेटा, सी लीनियस ने इसको जो है वो फाउंड किया था। सो सी लीनियस इज द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे स्पीशीज, फिर जेनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम वगैरह वगैरह, किस तरीके से ये ग्रुप्स आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और किसी भी जानदार चीज को साइंटिफिक नाम कैसे दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यानी मैं लिख सकता हूँ कि नाम दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक होता है लोकल नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नाम कैसे दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, इंसान का लोकल नेम क्या है? मैन, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ये उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मेंढक का लोकल नेम फ्रॉग, और साइंटिफिक नेम क्या है मेंढक का? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। तो ये क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे मैं लाइन लगा रहा हूं, मैंने क्यों लगाई वगैरह वगैरह, सब रूल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम सबको स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो बच्चों, टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास आता है जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, यानी कैसे जो है वो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी बच्चों कैसे हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो वालदेन पर जाती है, कैसे हमने कह दिया कि जो है वो औलाद की जो है वो शक्लो सूरत या साइज वगैरह या उसकी प्रॉपर्टीज माँ पर जाती हैं या बाप पर जाती हैं, फादर या मदर पे जाती हैं, और प्रॉपर्टीज क्यों नहीं जाती, वेरिएशंस क्यों आती हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज,
राइट। तो इसी तरह जो है वो इनहेरिटेंस का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। हेरिडिटी जो होता है वो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें माँ बाप से बच्चों में जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मुंतकिल होती हैं। वे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसे मुंतकिल होती हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, इसकी बहुत सारी इसमें जो है ना हमारे पास एक जैसे बेसिक होता है, हमारे पास जीन्स होती हैं। भाई जीन्स क्या होती हैं, डीएनए, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, फिर बहुत कुछ आपको यहाँ पढ़ने में मिलेगा जब हम लोग जेनेटिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। तो फिलहाल ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन है। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे कैसे पॉसिबल होता है, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वगैरह वगैरह। इसको बेटा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मेंडल। ठीक है। मेंडल इसका फादर था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने जो है वो लॉज भी दिए थे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसने बताया था कि भाई जीन्स क्या होती हैं, डोमिनेंट, रेसेसिव वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आज ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। टैक्सोनॉमी है, जेनेटिक्स है। इसको बेटा लिखते हैं साथ साथ, शाबाश, पॉज करके साथ साथ लिखते जाएं। पॉज करके साथ साथ लिखते जाएं। अच्छा जी बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है। काफी सारी ब्रांचेस डिस्कस की हुई है सिलेबस के अंदर, तो इसी वजह से जो है वो हमें ये डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी हैं, थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग सिलेबस के मुताबिक। तो यहाँ से हम लोग जो है वो काफी हद तक क्लियर कर भी चुके हैं। आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा बच्चों, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, है ना बच्चों। पैरासाइट्स क्या होते हैं भाई? पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी खुराक कहां से लेते हैं? होस्ट से। एक पैरासाइट होता है वो अपनी खुराक कहां से लेता है? होस्ट से लेता है भाई। ये कहता है मैंने होस्ट से अपनी खुराक, एनर्जी, जो कुछ भी होगा वो लेगा। तो पैरासाइट होस्ट से अपनी होस्ट पर डिपेंड करता है, और पैरासाइट और होस्ट में एक इंटरेक्शन बन जाता है। ठीक है बेटा। पैरासाइट और होस्ट में एक इंटरेक्शन इसके दरमियान में बन जाता है। पैरासाइट्स अपनी खुराक वगैरह किससे लेता है? होस्ट से लेता है। ठीक है। ये पैरासाइट बेटा क्या क्या हो सकता है? ये पैरासाइट एक प्लांट भी हो सकता है, ये पैरासाइट एनिमल भी हो सकता है, ये पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये पैरासाइट यूनिसेलुलर फंगस या यूनिसेलुलर अल्जी भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर अल्जी, मल्टीसेलुलर फंगस भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और होस्ट भी क्या क्या हो सकता है बेटा? होस्ट एक प्लांट भी हो सकता है, होस्ट एनिमल भी हो सकता है, होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, ये भी होस्ट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो पैरासाइट्स जो है वो कैसे कैसे होस्ट को मुतासिर करते हैं, और पैरासाइट्स होस्ट के अंदर कौन कौन सी जो है वो उसको नुकसान प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो है वो पैरासाइट से होती हैं। जैसे मलेरिया वगैरह, हमने देखा कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है पैरासाइट्स की। हमारे पास है प्लाज्मोडियम, ठीक है, एस्केरिस, मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर वगैरह हो गया, एस्केरिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। और भी हमारे पास जो है वो काफी पैरासाइट्स हैं। वायरस के पैरासाइट्स बहुत हैं। HIV जैसे देख लें आप, HIV ह्यूमन इम्यून वायरस देख लें आप। ठीक है। और भी काफी सारे हैं। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं ये होस्ट को मुतासिर कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे होस्ट से अपनी खुराक हासिल करेंगे, उनका लाइफ साइकिल कैसा कैसा होगा। फिर पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है बच्चों। पैरासाइट्स को दो जो है वो टाइप्स के अंदर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और एक होते हैं
होस्ट के बगैर रह ही ना सके, इम्पॉसिबल हो जाए इनके लिए सरवाइव करना इन दी एब्सेंस ऑफ होस्ट। अगर होस्ट की बॉडी से ये बाहर आए तो ये डेड कहलाएं, यानी कुछ भी ना हो। सही है, यानी ये 100% डिपेंड करते हैं किस पर, होस्ट पर। बड़े याद रखिएगा, ये 100% डिपेंड करते हैं होस्ट पर। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं कि ये होस्ट के बगैर रह भी लेते हैं, यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, दे कैन नॉट सर्वाइव या दे कैन नॉट लिव इन द एब्सेंस ऑफ, या आउटसाइड लगा दें, या इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। ये होस्ट के बाहर या होस्ट के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, ये जो है दे कैन लिव, ये रह सकते हैं विद और विदाउट होस्ट, होस्ट के बगैर भी, होस्ट के बगैर भी ये सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो है, घूमता घूमता आएगा, डंग मारेगा, भाग जाएगा, उसके बाद फिर घूमता रहेगा, राइट। तो कौन सा पैरासाइट हो गया, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट हो गया। लेकिन बच्चों जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जैसे वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, वो होस्ट के बगैर बिल्कुल रहता ही नहीं है, होस्ट के बगैर बिल्कुल भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते होस्ट के बगैर। अच्छा, पैरासाइट्स, कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स बच्चों क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ लीच की, लीच और लाइस, लीच और लाइस जुएं जो होती है ना बेटा, ये क्या होती हैं, क्या होते हैं, लीच जो होता है जोंक, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपक कर अपनी सकिंग करके खुराक वगैरह लेंगे वगैरह वगैरह। तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स बच्चों वो होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, प्लांट एनिमल के अंदर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा प्लाज्मोडियम क्या है, एंडोपैरासाइट है ना, अंदर चला जाएगा, धमाके करेगा अंदर जाके। एस्केरिस क्या है, ये भी एंडोपैरासाइट है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे हैं। तो एंडोपैरासाइट्स मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, एक्टोपैरासाइट्स का मतलब होता है होस्ट की बॉडी के बाहर चिपके रहेंगे। ठीक है बेटा। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं जो रह लेते हैं होस्ट के बगैर भी, मतलब ये नहीं कि रह लेते हैं यानी रहते रहेंगे, उनको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी जरूरत, बट दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर लेंगे होस्ट के बगैर, बट ऑब्लिगेट नहीं करेगा, ऑब्लिगेट नहीं करेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट सर्वाइव कर ही नहीं सकता होस्ट के बगैर, बंधा हुआ होस्ट के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता होस्ट के बगैर। ठीक है, तो सारी चीजें पैरासाइट से रिलेटेड। फिर कौन कौन से पैरासाइट्स कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं बच्चों, कौन कौन से पैरासाइट्स कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, किस किस चीज को कम कर देते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट देते हैं होस्ट को, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मिला के डिस्कस करते हैं। किसके अंदर, पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसको राइट डाउन करें बेटा, पॉज करते हैं, लिखते हैं साथ साथ। ठीक है बेटा, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अच्छा, एक होती है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर मेडिसिन होती हैं, स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। भाई मेडिसिन कैसे कैसे जो है वो बनाई जाती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन के कौन कौन से फायदे हैं, किस किस मेडिसिन से कौन कौन सी बीमारी को हम ओवरकम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो सारी स्टडी इसके अंदर हम लोग करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ बायोलॉजी, सॉरी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, देयर साइड इफेक्ट्स, देयर यूजेस, देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, और उनके जो है ना वो प्रिकॉशंस वगैरह क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। यूजेस के दौरान कौन कौन सी आपको जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, आपको कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो कैसे उसको फिर हमने डोज के हिसाब से जो भी होता है उसको हम सबको जो है ना उसकी जो ब्रांच है क्या है, फार्माकोलॉजी है। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करके लिख लें इसको, शाबाश। पॉज करके बेटा इसको लिखते हैं साथ साथ। आगे हमारे पास बेटा जो है वो आती है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा एक तो ये बहुत रिसेंट ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा मैं आपको हैंडल करवाता हूँ। बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, आपको नाम से शो हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या है, जानदार चीजें,
और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें मशीनरी यानी किसी चीज को बनाना, मशीन्स के थ्रू, मशीन्स क्या करती हैं, किसी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे कामों को फर्दर आसान करती हैं वगैरह वगैरह। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए कुछ बनाया जा रहा है, राइट। अगर हम इसको बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए कुछ टेक्निक्स हासिल की जा रही हैं, कुछ जो है वो प्रोडक्शन की जा रही है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग करते क्या हैं, देखो बेटा इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस different प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, etc फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, और फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जानदारों के लिए। मोस्टली तो इसको हम यूज करते हैं इंसानों के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लगा दिया फूड, मेडिसिन, etc फॉर ह्यूमन बींग्स और फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को यूज करके मुख्तलिफ टाइप्स बनाना प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ दवाइयां वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो भी हैं, इसके लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस तरह बनाना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, जानदारों को यूज करके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाना जानदारों के फायदे के लिए या इंसानों के फायदे के लिए, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके अब एग्जांपल मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूं बेटा, जैसे इंसुलिन जो है वो तैयार होती है पेनक्रियाज के अंदर, लबलबे के अंदर। अब ये पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन तैयार होती है, अब इसको हमने क्या किया कि पेनक्रियाज के वो सेल लिए या वो जीन्स ली वगैरह वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। वो सेल्स लिए और सेल्स से हमने वो जीन्स ली, ठीक है, जो जीन्स क्या करती थी, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकती थी, ठीक है बेटा। फिर इस सेल्स से हमने जो जीन्स ली, उन जीन्स से हम लोगों ने क्या तैयार किया, इंसुलिन तैयार किया। इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी होगी, डेफिनेटली हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है तो उसके जरिए जीन्स की डिविजन्स हमारे लिए काफी बेहतर बन जाती हैं। और इसके अलावा हमें और भी काफी सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ी। बहुत सारी ऐसी जो है हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसको हमने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हमें जो है वो उसको यूज करके हमने क्या किया, इंसुलिन पेनक्रियाज के अंदर बनती है, बिल्कुल पेनक्रियाज इंसुलिन को जनरेट करती है। तो पेनक्रियाज के वो सेल या वो जीन्स, सेल्स की वो जीन्स जो इंसुलिन तैयार करती हैं, उसको लेकर हमने बैक्टीरिया की हेल्प से क्या तैयार कर ली, इंसुलिन तैयार कर ली। और इंसुलिन आजकल आपको पता होना चाहिए वाफर मिकदार में अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर्स वगैरह के अंदर भी। तो इंसुलिन क्या करती है, अगर हमारी शुगर बढ़ी हुई हो तो उसके लेवल को नॉर्मल पे ले आती है, ठीक है बेटा। तो ये एक मैंने एप्लीकेशन बताई आपको बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा थाउजेंड्स या इससे कहीं ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन डेली बेसिस पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंसानों के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की फॉर्म में, मेडिसिन, ड्रग्स की फॉर्म्स के अंदर। और इसको हम प्लांट्स वगैरह पे अप्लाई करते हैं, तो प्लांट्स की सीड्स की वैरायटी वगैरह वो काफी हद तक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, उनको कंट्रोल करने के लिए वगैरह वगैरह। तो बायोटेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रिसेंट ब्रांच है, जो हम इसको यूज करके काफी हद तक बहुत सारे मसाइल को हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है। तो जैसे देखो बेटा, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है अगर एक इंसान को, उसके इंसान का लबलबा काम नहीं कर रहा बेटा, लबलबे में प्रॉब्लम हुई तो उसको शुगर का मसला हो गया ना, उसकी इंसुलिन जनरेट नहीं हो रही। जब इंसुलिन जनरेट नहीं हो रही तो उसकी शुगर नीचे नहीं हो रही, हाई से हाई होती जा रही है। अब वो इंसुलिन लेने क्या करेगा, वो किसी इंसान के पास जाएगा, बोला मेहरबानी बेटा, मेहरबानी करो मुझे कुछ पेनक्रियास में से इंसुलिन दे दो। ऐसा होता है नहीं, वो जाएगा कहाँ पर, मेडिकल स्टोर पे जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, उसको इंसुलिन अवेलेबल मिलेगी, इंसुलिन लेकर वो इंसुलिन यूज करेगा और उससे उसकी शुगर कम हो जाएगी। ये सब पॉसिबल तब हुआ जब बायोटेक्नोलॉजी ने वजूद लिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को उसको लिखें, पॉज करें, शाबाश, पॉज करके लिखें इसको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है बेटा। इसको लिखें। एक मैंने इसकी एक एग्जांपल आपको बताई है, इंसुलिन, एक एप्लीकेशन बताई है। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम बायोटेक्नोलॉजी का जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आज सिर्फ बायोलॉजी की ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन है, ताकि इससे रिलेटेड डेफिनेशंस आ सकें। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, गिव एन एग्जांपल या गिव एन एप्लीकेशन, तो आप इंसुलिन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा बेटा, ये तो वो ब्रांचेस थी जो है वो बायोलॉजी की, जिसमें हम लोगों ने जो है वो काफी ब्रांचेस जो है इसमें डिस्कस की। अब हम ऐसा करते हैं कि बायोलॉजी को जोड़ते हैं, बायोलॉजी को जोड़ते हैं दूसरी साइंस के साथ, बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। जैसे सपोज करो, मिसाल के तौर पर हमारे पास है बायोफिजिक्स। ठीक है बेटा, देखो बायोफिजिक्स नाम शो हो रहा है ना, यानी क्या क्या इसमें आ गया, बायोलॉजी आ गया और फिजिक्स आ गया। यानी जब हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं जानदारों पे, जब हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं इंसानों पर, या फिजिक्स को अप्लाई करते हैं हम लोग बायोलॉजी में, जब फिजिक्स को मिलाते हैं, फिजिक्स को यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। जैसे सपोज करो कि हमने फिजिक्स के जरिए क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाई फिजिक्स, यानी फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स, हमने फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई किए। जैसे सपोज करो कि माइक्रोस्कोप देख लें आप, या और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम कैसे किसी के इलाज के लिए, सर्जरी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हो गया। इसके अलावा जैसे सपोज करो लेजर टेक्निक हो गई, लेजर टेक्निक हो गई, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एक्सरेज, रेज वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब तब पॉसिबल हुआ जब फिजिक्स मैदान में आई। बायोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकती थी बेटा, बायोलॉजी अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जितने भी हम लोग आजकल यूज करते हैं सर्जरी के लिए, फिर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, किस तरह डायग्नोज करते हैं किसी बीमारी को अल्ट्रासाउंड वगैरह करके, एक्सरेज वगैरह के थ्रू, ये वो जो भी है वो सब तब पॉसिबल हुआ जब फिजिक्स बायोलॉजी के मैदान में आई, फिजिक्स ने बायोलॉजी का साथ दिया। ठीक है, तो बायोफिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी और फिजिक्स को जोड़ते हैं आप। इसी तरह आप ले लें बायोकेमिस्ट्री, ले लें आप बायोकेमिस्ट्री में आप क्या करें, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़ दें, है ना। यानी केमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों ने अगर डिस्कस करें क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे भाई केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, हम ये कह सकते हैं ना, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। यानी जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, जानदारों के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एंजाइम्स अपना काम कैसे कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं, कैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जो है वो बन रहे होते हैं, कैसे प्रोटीन बन रहे होते हैं, कैसे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, कैसे ग्लूकोज मिलकर जो है वो स्टार्च बनाता है, कैसे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। सारी केमिस्ट्री को जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस करते हैं तो क्या बन जाती है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या आ गया, केमिकल रिएक्शंस आ गए, स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनती है, हमारी हड्डियां कैसे बनती हैं, बोन्स, कार्टिलेज कैसे बनते हैं, मसल्स कैसे बनते हैं, सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस से बनता है, वगैरह वगैरह। वो सारी डीप स्टडी आती है किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी हमारे लिए ये समझना आसान नहीं था, आसान था बल्कि ये समझना हमारे लिए नामुमकिन था तकरीबन, कि इंसान सांस कैसे लेता है, इंसान के अंदर खाना कैसे हजम होता है, इंसान के अंदर फलां चीज कैसे होती है, इंसान के सेल के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर फलां ऑर्गेनल कैसे बनता है, फलां ऑर्गेनल कैसे बनता है, फलां ऑर्गेनल कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। ये सब हमारे तब पॉसिबल हुआ जब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आई। ठीक है बेटा, तो देखो ये बायोलॉजी जब दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी साइंस के साथ मिल रही है, तो इस तरीके से हमारे लिए जो है वो काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही हैं। तो बायोफिजिक्स हो या बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऐसे बच्चों हमारे पास होता है बायोमेट्री। अब बायोमेट्री के अंदर हमारे पास इसमें दो पार्ट्स आ गए, कौन कौन से आ गया, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आ गया इसमें, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो भाई मैथमेटिक्स से तो कहीं जान छूटने वाली आप लोगों की नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर भी आ गई। तो मैथमेटिक्स जब बायोलॉजी के अंदर अप्लाई होती है तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, जैसे आपने सुना होगा ना बायोमेट्री वगैरह, बायोमेट्री करते हैं थंब वगैरह लगाने के बाद, या डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग इंसानों का, कि फलां फलां इंसान जो है ना फलां एरिया में क्या है, उसमें किस तरीके से जो है वो कितने हैं, और फलां जो है वो जो है ना इंसान के नाम वगैरह, या जो भी डेटा रिलेटेड है उससे किसी भी फील्ड के जरिए उसको हम लोग मैथमेटिकली उसको हैंडल करते हैं। तो बायोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास एक होता है बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी इसके अंदर आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो
ज्योग्राफियाई अमल पर, जियोग्राफिकली स्टडी करना, जियोग्राफिकली स्टडी द ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स, किसी भी इलाके के प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना कि जो है वो उस इलाके के प्लांट्स कैसे हैं, उस इलाके के एनिमल्स कैसे हैं, उनमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उनको साइड इफेक्ट है वहां पर रहने में, क्या क्या उनको क्या क्या फीचर्स हैं उस इलाके के, क्या क्या ज्योग्राफियाई तौर पर उनको जो है वो जो है वहां पर गुड जो है उनको बेनिफिशियल्स क्या क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, एडवांटेज कौन कौन से मिल रहे हैं, डिसएडवांटेज कौन कौन से मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों पर चले जाओ तो ये प्लांट्स, ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं, ये वहां पर जो है वो जो है सनलाइट का ये है, हीट इतनी होती है, प्रेशर वगैरह ये वो। तो किसी भी इलाके को अगर हम डिस्कस करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कि किसी इलाके के कौन कौन से असरात जो होते हैं वो मुरतब होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसके इलाके के प्लांट्स और एनिमल्स पर वगैरह वगैरह, तो सारा उसको मिलाकर हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। ठीक है बेटा। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेट्री है, बायोजियोग्राफी है। तो इसको बेटा लिख लें, पास करके लिखें इसको। एक और हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बायो इकोनॉमिक्स, बेटा बायो इकोनॉमिक्स जो है ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट एनिमल्स को हम लोग इकोनॉमिकली क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, यानी मईशत के तौर पर किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, कैसे उससे फायदे हासिल कर सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोडक्शन हम लोग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह हम लोग लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग काफी हद तक कमाई कर सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या एनिमल को यूज करके। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स को जब हमने अप्लाई किया किस पर, बायोलॉजी पर। जैसे सपोज करो यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको फिशरीज, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर फिशरी, जैसे मछलियां जो है वो क्या रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिकली, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, लोकल लेवल पर भी काफी हद तक ये इकोनॉमी बढ़ाती हैं और नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। इस तरह जो है ना क्रॉप्स हमारे पास, जैसे सपोज करो कॉटन है, वीट है वगैरह वगैरह, उसकी फसलें जो हैं वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक को सहारा देती हैं लोकल लेवल पर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर। क्या क्या हमारे गुड प्रोडक्ट्स होती हैं किसी इलाके की, उसको सेल करके कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लॉस को हम डिक्रीज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सारी जो इकोनॉमिक्स जब हम अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, यानी किस किस तरह से हम फायदे हासिल कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट्स बढ़ेगी, यानी फिशरीज की प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगी, क्रॉप्स की प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगी। प्रोडक्ट बढ़ेगी तो हम उसको सेल करेंगे तो पैसे बनेंगे ना बेटा। तो इकोनॉमी तब बढ़ती है जब कोई भी चीज की जो प्रोडक्ट है होगी वो ज्यादा हो, बेहतर हो, बीमारियां कम हो, फिशरीज हमारे पास हो, बीमारियां कम हो, अच्छी हो, हेल्दी हो वगैरह वगैरह। ऐसा ही रिलेटेड टू क्रॉप्स, गंदुम है तो अच्छी होगी तो अच्छी प्रोडक्ट निकलेगी ना बेटा। अगर प्रोडक्ट ही कम निकलेगी तो लोकल लेवल पर भी कुछ नहीं मिला, जमींदार जैसे फार्मर वगैरह उसको कुछ नहीं मिला, और आगे क्या मिलेगा अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी तो आपको पता होना चाहिए काफी हद तक फायदा हासिल होगा। ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा बच्चों के जब हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं बायो पर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमी को कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जो है वो किसी भी इलाके की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोडक्ट्स वगैरह को इंक्रीज करके कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे फायदे हासिल कर सकते हैं, कैसे नुकसान कम हासिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा। तो ये कुछ ब्रांचेस वो थी जो बायोलॉजी की दूसरी साइंस के साथ मिलकर मिक्स होकर जो ब्रांचेस बनी वो, और कुछ प्योर ब्रांचेस जो हमने पहले डिस्कस की। और उससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बहुत कुछ नया मिला आपको आज, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। आप लोगों ने इसको समझना है, इसको वीडियो को जब भी देखें आप, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी आप लोगों को मौका मिले आप उसको देखें, पॉज कर करके लिखें, और हर एक चीज को आप लोगों ने क्लियर करना है बेटा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना।
और पढ़ते रहना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिफरेंट चीजों के साथ, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।